Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on asset recognition with a major topic on Ind-AS 2 and 16, which is inventory and property, plant and equipment. So let us see data given in this scenario. So we are given company X is engaged in manufacture of fan capacitor by using automatic plant and equipment. The relevant information for current financial year regarding production of capacitor and use of plant and equipment is given as follows. So first of all, we are given information of production of fan capacitor. So it is given that the full capacity of the plant is 10,000 labor hours in a year. Normal capacity is 7,500 labor hours in a year. Actual labor hours for current period are 6,500 hours. Then total prime cost of production is rupees 58,500. Total fixed production overheads are rupees 15,000 and total variable production overheads are rupees 26,000. So total opening inventory 2,500 units valued at rupees 13 per unit. Total units produced in a year are 6,500 units. Total units sold in a year are 6,700 units. Cost of inventory is assigned by using FIFO cost formula. तो ये आपको डाटा दिए है रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ फाइन कैपेसिटर. तो सेकंड, द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू plant and equipment at beginning of fifth year, which is current year. Rupees are in lakhs, and this is given that company has purchased the plant and equipment 4 years ago. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है आपकी एट बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर विच इज करंट फाइनेंशियल ईयर. तो ग्रोस कैरिंग अमाउंट है रुपीज 200 लैक्स. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस रुपीज 80 लैक्स. नेट कैरिंग अमाउंट है रुपीज 120 एंड फेयर वैल्यू 150. The useful life of machine was 10 years and the company uses straight line method of depreciation. The revaluation is performed at beginning of current year. और कंपनी ने अब इसको रिवैल्यू कर दिया है इन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर विच इज अवर फिफ्थ ईयर. फिर आपके पास डिफरेंट MCQ हैं इनके बेस पे. नंबर 1, दे आर आस्किंग डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ फैन कैपेसिटर ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर. तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो अपने फैन कैपेसिटर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. तो लेके से जिसमें MCQ नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैन कैपेसिटर. अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में. तो लेके से देखो आपको मेंशन किए हैं इसमें फुल कैपेसिटी है 10,000 लेबर आवर्स हैं. नॉर्मल कैपेसिटी 75 हैं, पर जो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी यूटिलाइज हो रही है जिसे 6,500 आवर्स है. तो जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो हम नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे चार्ज करते हैं और वो अप्लाई होते हैं एक्चुअल लेबर आवर्स में. तो फर्स्ट लेके से प्राइम कॉस्ट आपको देखो मेंशन की है. तो प्राइम कॉस्ट इज गिवन, तो जिसे जो रुपीज़ 58,500 अमाउंट रुपीज़ में है. यानी कि जो गिवन टू अस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं आपके 15,000. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिस इज 15,000. तो ये अपने नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर इसका रेट कैलकुलेट होगा. 7,500 आवर्स हमें दिए हैं और एक्चुअल आवर्स आपके यूटिलाइज हो रहे हैं 6,500 आवर्स. तो इट मीन्स ये बन जाएगा 2 रुपीज़. तो दिस इज 13,000 जो आपके हैं चार्ज हो जाएंगे प्रोडक्शन में. फिर आपको दिए हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. वेरिएबल हम लेते हैं एक्चुअल जो भी आपको मेंशन किए हैं. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं आपके 26,000. इट मीन्स ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो दिस अमाउंट इज कमिंग 58,500 प्लस 39,000, 97,500. फिर आपको ये भी मेंशन किया है कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं करंट ईयर में 6,500 यूनिट्स. नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. 97,500 divided by 6,500. So this is coming ₹15 per unit. Now you can see which option is correct. The answer is option number B. Then we have second MCQ. They are asking determine amount of cost of goods sold for current financial year. अब आपको देखने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है. तो आप लोग को आपको मेंशन किए हैं ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है यूनिट्स में
और उसकी कॉस्ट भी आपको दे रखी है पर यूनिट में। तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं आपके पास 2500 एंड इट्स कॉस्ट है 13। फिर आपने प्रोडक्शन की है करंट ईयर में, यानी वी हैव प्रोडक्शन इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये यूनिट्स हैं आपकी 6500 और इसकी कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट की है 15। फिर आपको मेंशन किया है कि कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं करंट ईयर में, यूनिट्स सोल्ड, ये भी आपको मेंशन किए हैं इन करंट फाइनेंशियल ईयर। वी आर गिवन 6700। तो इसमें सब आपको कैलकुलेट करनी है बुकिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड। तो फीफो मेथड आपने फॉलो किया है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 67 में से पहले ओपनिंग स्टॉक के यूनिट सेल होंगे आपके 2500, जिसकी कॉस्ट है 13 रुपीज़। फिर जो बैलेंस रह जाएंगे आपके वो सेल होंगे आपके फ्रॉम करंट प्रोडक्शन से। तो 67 माइनस 2500 दिस इज 4200 यूनिट्स, तो इसकी कॉस्ट हम लेंगे 15 रुपीज़। सो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो दिस इज 2500 इंटू 13 प्लस 4200 इंटू 15, दिस इज 95,500। तो अमाउंट आपका रुपीज़ में है 95,500। Now you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have third MCQ. They are asking determine the value of closing inventory of fan capacitor at the end of current financial year. अब आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और वी कैन से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैन कैपेसिटर। तो आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक को सारा आपका सेल हो गया है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका रह जाएगा उसको करंट ईयर प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कितने यूनिट्स रह गए आपके क्लोजिंग स्टॉक के, बताइए क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स से। इसके यूनिट्स हैं ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन 2500 प्लस 6500 माइनस जितने आपने सेल कर दिए हैं 6700। इट मीन्स अब ये आपके रह जाएंगे 9 माइनस जिसी जबर 2300 यूनिट्स। तो what will be cost of closing stock 2300 यूनिट्स इनको करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट है आपकी 15। तो 15 के बेस पर इसको वैल्यू कर लेंगे क्योंकि ओपनिंग आपका सारा सेल हो गया है 2300 इंटू 15 जिसे रुपीज़ 34,500। तो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे फोर्थ एमसीक्यू। So they are asking determine amount of valuation gain and its accounting treatment as per relevant in your years. तो इट मीन्स आपका रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है इन रिलेशन टू अवर प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो लेके सी व्हाट इज अवर रिवैल्यूएशन गेन इन रिलेशन टू प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके लिए देखो आपको डेटा मेंशन किया है करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिस बिगनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। और आपको ये मेंशन किया है कि जो प्लांटिंग इक्विपमेंट है जिस वक्त परचेज 4 ईयर्स है वो आपने 4 साल पहले परचेज किया था माइनस 4 ईयर्स। तो आज इसका देखो आपको मेंशन किया है ग्रोस कैरिंग अमाउंट। तो इसकी देखो ग्रोस बुक वैल्यू है आपकी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और बैलेंस है अब आपकी नेट कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट को हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू रुपीज़ आपके ये चल रहे हैं लैक्स में। तो ग्रोस बुक वैल्यू थी आपकी 280, तो आज वैल्यू है आपकी 120। फिर आपको इसकी फेयर वैल्यू मेंशन की है पूरे जिसे 150। तो इतनी अब आपने ऐसे के रिवैल्यू करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। तो रिवैल्यूएशन जो होगा ये आपकी हो जाएगी फेयर वैल्यू के ऊपर। तो इसमें जो गेन हो रहा है ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डायरेक्ट टू इक्विटी अकाउंट नोट टू P&L। तो उसकी ऊपर एंट्री क्या होगी। अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, आपको ओवरऑल दी है जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वाज 10 ईयर्स एंड जब कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। सो टोटल लाइफ थी आपकी 10 ईयर और स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज कर रहे हैं। तो जब आप बुक्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी शो कर रहे हैं तो सभी आइटम्स को हम प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर देंगे। तो आपकी एक वैल्यू बन जाएगी जिसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट which is item of property plant and equipment to accumulated depreciation and to revaluation surplus और which may be transfer to revaluation reserve।
जिसको हम कहते हैं इट इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू इक्विटी अकाउंट। तो ये डायरेक्टली इक्विटी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट टू P&L। तो अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब 120 की वैल्यू है 150, तो व्हाट इज द वैल्यू 200? तो आप देखिए ये बन जाएगी कि 200 की वैल्यू बन जाएगी, जिसकी 150 वैल्यू है 120 की। इसी तरीके से कैपिटेशन भी आपकी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ये 150 अपॉन 120। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस। तो दिस इज कमिंग 5/4, 200 into 5 divided by 4, this is 250, and this one is coming 80, this is 100। तो आपकी वैल्यू है बुक्स में 200, इट मीन्स आपका इंक्रीज हो रहा है 50। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 80, इंक्रीज है अब आपका 20। तो आपको एंट्री पास करनी है 50 फॉर प्लांटिंग इक्विपमेंट, 20 फॉर डेप्रिसिएशन, 30 आपका रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा, जो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो इट मीन्स आपका आंसर है अमाउंट ऑफ 30 lakhs will be transferred directly to equity as revaluation reserve। So now you can see which option is correct. This is option B is correct. So next we have fifth MCQ. So here asking determine the amount of depreciation to be charged on our plant equipment for current financial year। अब आपने देखना है कितनी डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। डेप्रिसिएशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आप देखिए अब आपकी जो एसेट की वैल्यू है हमारी बुक्स में, वो रिवाइज जो उसकी बुक वैल्यू है वो आपको देखनी है। रिवाइज बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये है आपकी एट बिगनिंग ऑफ 5th ईयर, क्योंकि 4 ईयर्स आपके एक्सपायर हो गए हैं, तो 5th ईयर के बिगनिंग में। तो ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, जिसे जो 150 लैक्स। टोटल लाइफ की आपकी 6 ईयर, उसमें से 4 ईयर एक्सपायर हो गए हैं। अब आप देखिए रिमेनिंग लाइफ कितनी है अब आपकी। रिमेनिंग लाइफ जैसे 10 - 4 जैसे कि 6 ईयर। इट मीन्स जब आपकी वैल्यू चेंज होती है ऐसे की, तो हम रिवाइज वैल्यू को एज डेप्रिशिएट करते हैं ओवर रिमेनिंग लाइफ में। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ये आपका चल रहा है अब 5th ईयर। So that will be revised to book value 150 over remaining life 6. So this will be rupees 25 lakhs। तो जो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। Now you can see which option is correct. Answer is option C is correct। In this lecture we have discussed a case scenario based on inventory and property plant and equipment under Ind AS 2 and 16। तो फर्दर टॉपिक वी विल गो टू नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।